बात हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मून पे चंद्रयान 3 लैंड कर चुका है। Sir, we have achieved soft landing on the moon. और सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि बाकी कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इस जीत को सेलिब्रेट किया। Chandrayaan 3 has landed on the moon's south pole. इंडिया की इस बड़ी जीत ने पूरे ही वर्ल्ड में इंडिया का नाम ऊंचा कर दिया। आज हम इसी चंद्रयान 3 के मिशन के बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि इसकी वर्किंग क्या होने वाली है और इसके बाद में इसरो के आगे क्या प्लान्स हैं, हम उनको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चंद्रयान 3 का मून मिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है क्योंकि हम इसकी हेल्प से एलियन वर्ल्ड का भी पता लगा सकते हैं और तो और ये हमें चांद पर किस तरह से कॉलोनीज बनानी चाहिए, क्या चांद पे कॉलोनी बन सकती है, इस चीज के अंदर भी गाइड करेगा और साथ ही नासा के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब ये बात तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो चंद्रयान 3 है वो 14 डेज के मून मिशन पे गया है क्योंकि 14 डेज का लूनार डे होता है और उसके बाद में 14 डेज की लूनार नाइट। डे टाइम पे वहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ही आसानी से पहुंच जाती है जिसकी हेल्प से चंद्रयान 3 के सारे इक्विपमेंट्स काम करते हैं क्योंकि उनको जितनी भी एनर्जी मिलती है वो सोलर पैनल्स के थ्रू मिलती है। बट 14 डेज के बाद में जब वहाँ पे नाइट स्टार्ट हो जाएगी तो वहाँ का टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाएगा जिसकी वजह से विक्रम और रोवर दोनों ही बंद पड़ जाएंगे। फिलहाल के लिए हमने कोई ऐसा पावर सोर्स उसके अंदर भेजा नहीं है जो 14 डेज के बाद में भी उनको काम में जारी रखे, पर हम लोग उम्मीद करते हैं कि 14 डेज बाद में जब वापस वहाँ पे दिन होगा तो वो इक्विपमेंट्स दोबारा से स्टार्ट हो जाए। अब आप में से शायद बहुत से लोग ये जानते होंगे कि चंद्रयान पे काफी अलग अलग पेलोड्स मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम इन पेलोड्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम प्रोपोर्शनल मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं जिसके अंदर एक पेलोड है। वहीं पे अगर बात करें विक्रम लैंडर की तो उसके अंदर 4 पेलोड है और वहीं पे प्रज्ञान रोवर के अंदर 2 पेलोड है। प्रोपोर्शनल मॉड्यूल के अंदर शेप को लगाया गया है। इसके बनाने के पीछे का मेन मोटिव मून को ऑब्जर्व करना नहीं बल्कि अर्थ को ऑब्जर्व करना है। ऐसी कौन सी क्वालिटीज और कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से यहाँ पे अर्थ पे लाइफ मौजूद है, यानी बोला जाए तो अर्थ को हैबिटेबल प्लैनेट बनाने के लिए जिन चीजों के पीछे का हाथ है वो उस चीज की स्टडी करेगा। ये बहुत गर्व की बात है कि आज तक हमने 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया है, बट उनमें से किस प्लैनेट के अंदर लाइफ मौजूद है या नहीं ये जान पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। बट इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ये चीज पॉसिबल हो जाती है। इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम ये चीज जान सकते हैं कि कौन से प्लैनेट हैबिटेबल है और कौन से प्लैनेट नहीं। हम ऐसे प्लैनेट्स को डिस्कवर कर सकते हैं जहाँ पे एलियंस प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर फ्यूचर के अंदर वो हमारे रहने के लिए एक सही हैबिटेबल बन सकते हैं। अब ये बात तो कहीं न कहीं सच है कि हमसे इतना ज्यादा दूर हम प्लैनेट्स को किसी टेलीस्कोप के हेल्प से तो नहीं देख सकते, बट वहाँ से आने वाली लाइट को तो हम स्टडी कर सकते हैं। जिस लाइट को हम देख पाते हैं हम उसे विजिबल स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, लेकिन उस लाइट के अलावा भी काफी सारी ऐसी रेज होती हैं। जब ये रेज किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती हैं तो उनके बारे में काफी सारी चीजें हम डिस्कवर कर सकते हैं। इसकी हेल्प से पहले तो हम ये स्टडी करेंगे कि अर्थ से जो आने वाली रेज है वो किस तरह की होती है, जिसकी हेल्प से हमें बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनसे आने वाली रेज के बारे में भी पता लगेगा कि कौन सा प्लैनेट हैबिटेबल है और कौन सा नहीं। अब हम चलते हैं विक्रम लैंडर की ओर। चंद्रयान 3 सिर्फ मून के सरफेस को नहीं बल्कि उसके कोर को भी स्टडी करना चाहता है। इस चीज को स्टडी करने के लिए हमें साइस्मिक एक्टिविटी के बारे में जानना जरूरी होता है। जैसे हमारे अर्थ के ऊपर जो एक्टिविटीज होती हैं, हलचल होती है, उनको स्टडी करके हम ये पता लगा पाते हैं कि अर्थ का कोर किस तरह से होगा, वैसे ही ये चीज हम मून पे भी कर सकते हैं। अब लूनर कोर को स्टडी करने की वजह से वहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं, कौन से वहाँ पे बनने के बाद में ज्यादा स्टेबल रहेंगे, ये भी हम उसी की मदद से जानेंगे। ब्रह्मा ये इसी चीज के लिए बना है। अब हम सबको एटमॉस्फेयर के बारे में तो पता है, लेकिन अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटोस्फीयर भी काम करती है। क्या हम उस चीज के बारे में जानते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट दिस थिंग। इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि हमें सूरज के आने वाली हार्मफुल रे से प्रोटेक्ट करना। अब चांद पे ऐसा कोई एटमॉस्फेयर ना मौजूद होने की वजह से जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्ट चांद पे पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पे दिन का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा हाई और रात में काफी ज्यादा कोल्ड होता है। अब कहीं ना कहीं सोलर रेडिएशंस और मून के सरफेस की वजह से वहाँ पे एक आयनोस्फीयर जनरेट हो जाता है जो कि अर्थ के आयनोस्फीयर से बिल्कुल ही अलग होता है और ना ही हमारे पास में इसके बारे में कुछ ज्यादा रिसर्च मौजूद है। तो फिर ब्रह्मा एक इम्पोर्टेंट स्टेप साबित होगा हमें इस चीज के बारे में और ज्यादा नॉलेज पाने के लिए।
अब आते हैं चास्टिक पे। अगर फ्यूचर के अंदर हमें चांद पे कोई कॉलोनी बनानी है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हमें ह्यूमंस को भेजना पड़ेगा, और वहाँ पे ह्यूमंस को सरवाइव करने के लिए ह्यूमन वाला एनवायरनमेंट भी जरूरी है, जिनके लिए हमें अलग अलग बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स को भी वहाँ बिल्ड करना पड़ेगा। और जो स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बनेंगे उनके अंदर एक क्लाइमेट कंट्रोल एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा, और साथ ही वहाँ के टेम्परेचर को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसके पीछे का कारण तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वहाँ पे दिन के अंदर काफी ज्यादा गर्मी और रात के अंदर मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है, जो कि ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अब ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि अगर हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाए तो ही वहाँ पे ह्यूमंस काफी ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज वहाँ पे कोई भी ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और चार्टर का काम सिर्फ यही है कि वो मून पे जाके वहाँ के हीट को ऑब्जर्व करेगा और उसके बारे में स्टडी करेगा। वो चांद पे जाके एक छोटा सा गड्ढा बनाएगा और उसके इर्द गिर्द की जमीन को गर्म कर दिया जाएगा, और फिर इस हीट का चांद पे किस तरह का इम्पैक्ट होता है इस चीज को स्टडी किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि इस हीट का पानी के ऊपर किस तरह का इफेक्ट होता है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं LRA पे। हम सोनार के बारे में तो काफी अच्छे से जानते हैं, ये सबमरीन्स के अंदर काफी ज्यादा यूज किया जाता है, जो कि यूजुअली हमें पानी की जो डेप्थ है उसको पता करने के काम में आती है। सबमरीन्स यूजुअली एक साउंड वेव को नीचे पानी की तरफ भेजती हैं और ये टाइम नोट करती हैं वो जो साउंड वेव्स है वो नीचे जाके सरफेस से टकरा के वापस ऊपर कितनी टाइम में आती हैं, और उसी के हिसाब से हम डेप्थ का पता लगाते हैं। और सेम इसी तरह LRA भी काम करेगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट नासा का है। उन्होंने सोचा चंद्रयान 3 तो मून पे जा ही रहा है तो हमारा भी एक इक्विपमेंट साथ में लेके चला जाए। तो बेसिकली LRA एक मिरर है जो चांद और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्यूरेटली फाइंड कर पाएगा। 1970 के अंदर भी जब अपोलो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था तो उस टाइम पे ऐसे ही कुछ मिरर्स चांद पे छोड़े गए थे। अब विक्रम लैंडर के बाद में अब बात करते हैं प्रज्ञान रोवर की। ये विक्रम रोवर से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर के सरफेस के अंदर ही छानबीन करेगा, बट इसका काम काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये विक्रम रोवर से कम्युनिकेट करेगा और उसके बाद में विक्रम से जो इंफॉर्मेशन है वो सीधा अर्थ पे पहुंचेगी हमारे पास में। इसके अंदर 2 पेलोड्स का यूज किया गया है, जिसमें से पहला है APXS। ये एक तरह की गन है बट नॉर्मल गन नहीं, ये एक रेडियो एक्टिव गन है जिसका मेन काम ये होगा कि वो वहाँ की मिट्टी को स्टडी करेगा और वहाँ की मिट्टी के अंदर किस किस प्रकार के एलिमेंट्स मौजूद हैं ये चीज हमें बताएगा। जिसके पीछे इस डिवाइस के अंदर लगा हुआ क्यूरियम नाम का एक एलिमेंट है, जिसकी हेल्प से चांद के सरफेस के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स और एक्सरेज विस्फोट किए जाएंगे और बाद में उनको स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट पेलोड है लिब्स। ये लाइट की हेल्प से चांद के ऊपर की जो सॉइल है उसको स्टडी करेगा, और ये दोनों ही पेलोड इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी प्लेनेट पे अगर हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है, उसके मटेरियल की भी जरूरत पड़ती है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि वहाँ के लिए बिल्डिंग्स या कुछ और इक्विपमेंट्स बनाने के लिए और स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो अर्थ से ले जाए जाए। तो इसी वजह से हम वहाँ पे स्टडी करेंगे कि क्या वहाँ की जो मिट्टी और वहाँ पे जो मौजूद मटेरियल्स है वो क्या किसी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर बनाने के काबिल है भी या नहीं। वहाँ पे मौजूद मटेरियल को माइन किया जाएगा और उन्हीं से फिर वहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे। अगर हमें अलग अलग प्लेनेट्स पे अपनी कॉलोनीज को स्थापित करना है तो वहाँ के लिए हमें अडेप्ट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहाँ के सरफेस पे जाके वहाँ के जो एलिमेंट्स है उनको डिस्कवर करके और उनको यूज करके ही हम इन चीजों को बना सकते हैं। अब ये तो हमने बात कर ली कि आखिर जो चांद पे भेजे हुए पेलोड्स है वो किस तरह से और किस हिसाब से काम करेंगे। अब हम आ जाते हैं कि इसरो इसके बाद में कौन से मिशन लॉन्च करने वाला है। चंद्रयान 3 के मिशन को सक्सेसफुल होते ही इसरो ने ये अनाउंस किया है कि वो सितंबर के पहले ही हफ्ते के अंदर आदित्य L1 को सूरज की स्टडी करने को भेजेगा। सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, और ये जो यान जो इसरो भेजने वाला है ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जाएगा अर्थ से, और वहाँ पे तैनात होने के बाद में ये सन को स्टडी करेगा। जहाँ पे इस यान को तैनात किया जाएगा वो एक तरह से बोला जाए तो स्पेस की पार्किंग है। अगर इंडिया का ये मिशन भी सक्सेसफुल होता है तो इंडिया सन पे अपने मिशन भेजने वाले देशों के एलिट क्लब में शामिल हो जाएगा। अब तक
सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ही अपने कुछ मिशन को वहां भेजा है, पर ये भी भारत के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मिशन साबित होने वाला है। यानी कि हम नेक्स्ट मंथ ही सूरज पे अपना यान भेजने वाले हैं। साथ ही अगले साल हम फ्रांस के साथ में एक जॉइंट प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम मंगलयान 2 भेजने वाले हैं, जिसकी लॉन्चिंग 2024 के अंदर एक्सपेक्ट की जा रही है। और ये चीज भी भारत के लिए काफी ज्यादा गर्व की होने वाली है। इंडियन स्पेस हिस्ट्री के अंदर ये फर्स्ट टाइम होगा कि हम धरती से 400 किलोमीटर दूर अपने इंसान भेजेंगे। अब हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे ये सारे मिशन भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए और हमारे भारत का नाम इसी तरह से ऊंचा होता जाए। बाकी आपका क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।